वो भाजपा जो इस लोकसभा इलेक्शन से पहले कह रही थी कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, आज वही भाजपा संविधान को उठाकर अपने माथे से लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर भाजपा सरकार ऑन इट्स ओन 272 से ज़्यादा सीटें ले जाती तो नरेंद्र मोदी की गर्दन बहुत अकड़ी हुई होती और वो SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इन सब का बहुत बड़ा नुकसान करते, इनके विरोध में काम करते। चंद्रशेखर रावण जो है, आज़ाद जो हैं, उनकी नगीना की सीट निकली है, मैं दिल से उनको बधाई देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। अयोध्या में भी आप देखिए, एक हमारे SC कैंडिडेट ने, हमारे SC भाई ने अपर कास्ट के कैंडिडेट को, भाजपा को हराया है। तो एक तो दिल से इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी अगले 5 साल तक अब उनको प्रोटोकॉल मिलेगा एज ए मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, तो उनको पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए और कांशीराम जी की तर्ज पे, जैसे वो कभी साइकिल लेके निकले थे, उस तर्ज पे उनको घर घर, गांव गांव, बस्ती बस्ती जाकर लोगों को जोड़ना चाहिए और इस मूवमेंट को खड़ा करना चाहिए। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर चौक में आए हैं, तो यहाँ पर एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी 32 हफ्ते से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो अभी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो जो सरकार है वो NDA की सरकार के साथ गठबंधन सरकार बन रही है। उसी विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि NDA सरकार क्या बहुजनों हितों में कुछ काम करेगी या नहीं करेगी। जी सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। सर, अभी आप यहाँ पे 32 हफ्ते से यहाँ पे बैठे हुए हो, तो अभी तो NDA सरकार गठबंधन सरकार बन गई है, तो क्या उसका आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे बैठने का? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिला है चंद्रबाबू नायडू जी का, नीतीश कुमार जी का और बाकी अलाइड जो उनके एसोसिएट्स हैं, जिसमें चिराग पासवान हैं, पल्लवी पटेल हैं और बाकी सारे लोग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब आज शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा और इस कैबिनेट के विस्तार में जो मैं समझ पा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी भाजपा की तरफ से और बाकी एलाइड जो उनके हैं वो भी अपने अपनी तरफ से सब वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार संविधान की बात चली है, पहली बार सभी वर्गों की बात चली है, सभी वर्ग इसमें शामिल होंगे। तो मुझे लगता है ये हमारे फ़ायदे की सरकार होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो सर, बहुजनों को फ़ायदा होगा इस सरकार से? मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, आपने पहले भी मेरे से ये सवाल पूछा और मैं आज फिर इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, चाहे सरकार NDA की बने या इंडिया गठबंधन की बने, मजबूर सरकार होनी चाहिए, ना कि मजबूत। और ये सरकार मजबूत तो है नहीं। 237-40 के बीच में भाजपा के MP हैं और बाकी वाले MP जो हैं वो गठबंधन के हैं, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन अपनी जगह काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, उनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। तो ये जो 49-51 वाला फार्मूला बनता है, ये मजबूर सरकार का फार्मूला होता है। अगर भाजपा सरकार ऑन इट्स ओन 272 से ज़्यादा सीटें ले जाती तो नरेंद्र मोदी की गर्दन बहुत अकड़ी हुई होती और वो SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इन सब का बहुत बड़ा नुकसान करते, इनके विरोध में काम करते। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री रहना है और ख़ास करके अगर उनको 5 साल पूरे करने हैं, तो उनको SC के काम करने होंगे, ST के काम करने होंगे, OBC के काम करने होंगे, इसके अलावा मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस इनके भी काम करने होंगे, वरना वो सरकार में नहीं रह सकेगी। सर, जो अभी सरकार का गठबंधन हुआ तो उसमें जो बहुजनों का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो आने वाले 5 साल में बहुजनों को कैसे हालात होंगे? मैंने पहले ही कहा, ये मजबूर सरकार है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन देगी बहुजनों को, उसमें OBC का बहुत बड़ा रोल रहेगा और OBC में जो कमेरा वर्ग है, जैसे कुम्हार है, नाई है, जीवर है, धनगढ़ है, कमेरा वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल होगा। इसके अलावा SC की रिकग्निशन और स्ट्रांग हुई है। पहले BJP वाले SC को कुछ नहीं समझते थे और ST को कुछ नहीं समझते थे। हम जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लें, ST और OBC में अपर कास्ट घुसेड़ दिया गया, ST का अलग से एक ग्रुप बना दिया गया
और SC ST की रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म कर दी गई, तो SC ST OBC को तुच्छ लेश मात्र समझा जाता था। मगर इस इलेक्शन में ये साबित हो गया कि इस देश की 90 से 95% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है 90 to 95% SC ST OBC की है, ये दम रखते हैं। इन्होंने भाजपा को नाको चने चबवा दिए इस इलेक्शन को जीतने में। अब भी अगर भाजपा नहीं चाहती, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, RSS नहीं चाहती, तो आने वाली स्टेट असेंबली इलेक्शन जितनी भी होंगी इन 5 सालों में, और आने वाली जो भी MP की इलेक्शन होगी, SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इनको धूल चटा देंगे, नाक रगड़वा देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। सर, जैसे लोकसभा की चुनाव में एक सीट नगीना में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी उनकी निकली है, तो सर आपको क्या लगता है कि वो चंद्रशेखर जी वो कौन सी रणनीति पे काम करना चाहिए उनको? एक तो पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, चंद्रशेखर रावण जो है, आज़ाद जो हैं, उनकी नगीना की सीट निकली है, मैं दिल से उनको बधाई देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के हमारे कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। अयोध्या में भी आप देखिए, एक हमारे SC कैंडिडेट ने, हमारे SC भाई ने अपर कास्ट के कैंडिडेट को, भाजपा को हराया है। तो एक तो दिल से इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी अगले 5 साल तक अब उनको प्रोटोकॉल मिलेगा एज ए मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, तो उनको पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए। और कांशीराम जी की तर्ज पे, जैसे वो कभी साइकिल लेके निकले थे, उस तर्ज पे उनको घर घर, गांव गांव, बस्ती बस्ती जाकर लोगों को जोड़ना चाहिए और इस मूवमेंट को खड़ा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये काम मेरे जैसे अदना शख्स को करना पड़ेगा, आम आदमियों को करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही काम करके हम पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट कर सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। चंद्रशेखर रावण जी बाबा साहब की विचारधारा को पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब की विचारधारा कहाँ तक फैली हुई? मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं, अब तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी ये पता चल गया कि ये देश बाबा साहब के और बाबा साहब के संविधान के बिना चल ही नहीं सकता। वो भाजपा जो इस लोकसभा इलेक्शन से पहले कह रही थी कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, आज वही भाजपा संविधान को उठाकर अपने माथे से लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस देश में बाबा साहब को और बाबा साहब के संविधान को कोई नकार नहीं सकता। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुबह गांधी जी के वहाँ पे उनके स्थल पे गए हैं, जहाँ पे उनका राजघाट पे स्थल बना है माथा टेकने के लिए। तो उनको मेरा ये मैसेज पहुँचा देना चाहिए भाजपा और RSS को, मोदी जी उस स्थल पे मत जाइए, बाबा साहब के चरणों में नमन कीजिए। ये बाबा साहब और उनका संविधान ही है जिसकी वजह से तीसरी बार आप शपथ ले रहे हैं, वरना आप शपथ नहीं ले सकते थे। बाबा साहब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेशनल A1 न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।